मुल्क तो दक्षिण चले गया है और अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया है। तो फिर मोहम्मद शाह रंगीला ने, यानी बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने निजामुल मुल्क के खिलाफ मुबारिज खां के नेतृत्व में एक विशाल मुगल सेना दक्षिण भारत भेजा। एक विशाल मुगल सेना दक्षिण भारत भेजा। मुबारिज खां के नेतृत्व में जो मुगल शाही सेना दक्षिण भारत आई, उस मुगल शाही सेना और निजामुल मुल्क के बीच महाराष्ट्र के सुकरखेड़ा नामक स्थान पर 11 अक्टूबर 1724 को एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध को इतिहास में सुकरखेड़ा या शंकरखेड़ा का युद्ध कहा जाता है। सुकरखेड़ा या शंकरखेड़ा का युद्ध कहा जाता है। बिहार दरोगा का पूछा हुआ यह क्वेश्चन है, सुकरखेड़ा का युद्ध कब हुआ है? सुकरखेड़ा का युद्ध कब हुआ है, यह बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हैदराबाद के निजामुल मुल्क और मुबारिज खां, मुबारिज खां और हैदराबाद के निजामुल मुल्क के बीच 11 अक्टूबर 1724 को महाराष्ट्र के सुकरखेड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसे सुकरखेड़ा का युद्ध कहा गया। और यह जो सुकरखेड़ा का युद्ध है, इस सुकरखेड़ा के युद्ध में निजामुल मुल्क की जीत हुई है, मुबारिज खां की हार हुई। अर्थात इस युद्ध के माध्यम से भले ही मुगलों की सेना मुबारिज खां के नेतृत्व में पराजित हुई होंगी, लेकिन इसका बड़ी दूरगामी प्रभाव देखने को मिला और यह माना गया कि हैदराबाद के निजामुल मुल्क ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को पराजित कर दिया। मोहम्मद शाह रंगीला को पराजित कर दिया। तो मोहम्मद शाह रंगीला को निजामुल मुल्क की योग्यता की जानकारी थी। यह व्यक्ति योग्य है, उनकी योग्यता में कोई कमी नहीं है। मोहम्मद शाह रंगीला पहले से तो प्रभावित थे ही, मुगल सेना को पराजित कर दिया और प्रभावित हो गए इनसे। और फिर मोहम्मद शाह रंगीला ने इनको उपाधि दिया आसफ जाही। आसफ जाही की उपाधि इन्हें प्रदान की। आसफ जाही की उपाधि इन्हें प्रदान की। और इतना ही नहीं बल्कि इन्हें दक्कन का, यानी पूरे दक्षिण भारत का सूबेदार नियुक्त किया। पूरे दक्षिण भारत का वायसराय, सूबेदार या गवर्नर जनरल, जो कहना है आप अपना कह लीजिए। वायसराय, गवर्नर जनरल, सूबेदार। कोई किताब वायसराय लिखेगा, कोई गवर्नर जनरल, कोई सूबेदार लिखेगा, और तीनों का मतलब यहां पर एक ही है। इस प्रकार निजामुल मुल्क दक्कन के वायसराय बने। पूरे दक्षिण भारत उनके अधीन आ गया। और जब मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने दक्कन का वायसराय नियुक्त किया, तो फिर से दोनों के बीच संबंध मधुर हो गया, संबंध अच्छा हो गया। और संबंध अच्छा हो गया था इसीलिए जब 1739 में नादिर शाह से मुगल पराजित हुआ, तो मोहम्मद शाह रंगीला को लगा कि इनसे योग्य कोई नहीं है जो नादिर शाह को भारत से बाहर कर सकता है। इसीलिए मोहम्मद शाह रंगीला ने नादिर शाह को भारत से बाहर करने के लिए इनको बुलाया और ये तरीका से जाकर के संधि कर लिए और मात्र 50 लाख रुपया में मना लिए थे। लेकिन बीच में काम गड़बड़ सादत खान ने कर दिया। तो खैर इसके बाद भी इनका मुगलों के साथ संबंध अच्छा ही रहा। और फिर निजामुल मुल्क आगे चलकर निजामुल मुल्क का संघर्ष 1728 में
मराठों के साथ हुआ, मराठों के साथ हुआ। मराठा और हैदराबाद के निजाम के बीच 1728 ईस्वी में महाराष्ट्र के नासिक के पालखेड़ा नामक स्थान पर, देखिए जो सुकरखेड़ा है वो भी महाराष्ट्र में है और जो पालखेड़ा है वो भी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के नासिक के पालखेड़ा नामक स्थान पर मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम, मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम का शासनकाल 1720 से 1740। मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के निजामुल मुल्क के बीच 1728 में पालखेड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिस युद्ध को इतिहास में पालखेड़ा का युद्ध कहा जाता है। और इस पालखेड़ा के युद्ध में मराठा की जीत हुई, निजाम की हार हुई। और इसके बाद हैदराबाद के निजाम पराजित होने के बाद मराठों के साथ मुंशी शिवगांव की संधि की और उस मुंशी शिवगांव के संधि के तहत ही पालखेड़ा के युद्ध की समाप्ति हुई। और उस मुंशी शिवगांव के संधि के तहत ही हैदराबाद के निजाम ने मराठों को चौथ और सरदेशमुखी देना स्वीकार किया, चौथ और सरदेशमुखी देना स्वीकार किया। तो इस युद्ध की समाप्ति, पालखेड़ा के युद्ध की समाप्ति जो है मुंशी शिवगांव के संधि के तहत हुआ, मुंशी शिवगांव के संधि के तहत हुआ। और इस युद्ध की समाप्ति जो मुंशी शिवगांव की संधि के तहत हुआ, इस मुंशी शिवगांव के संधि के तहत ही निजाम ने मराठों को चौथ और सरदेशमुखी देना स्वीकार किया, चौथ और सरदेशमुखी, चौथ और सरदेशमुखी देना क्या किया, स्वीकार किया। चौथ और सरदेशमुखी देना जो है आपको स्वीकार किया। और इसके बाद फिर हैदराबाद के निजामुल मुल्क शासन प्रशासन करते हुए इनका निधन 1748 में हो गया। 1748 में इनके निधन होने के बाद हैदराबाद के निजाम बनने को लेकर नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच जो है उत्तराधिकारी के युद्ध हुए। और फिर आगे चलकर हैदराबाद के कई सारे निजाम बने। हैदराबाद के जो भी निजाम थे, हैदराबाद में जो भी शासक बने, सबको निजाम ही कहा गया। और हैदराबाद ही सहायक संधि पर सबसे पहले हस्ताक्षर किया था। सहायक संधि पर सबसे पहले हस्ताक्षर हैदराबाद ने 1798 में किया, 1798 में किया। और इसके बाद से लेकर आजादी तक हैदराबाद अंग्रेजों के अधीन रहा। और आजादी के बाद तो पूरा भारत स्वतंत्र हुआ, तो हैदराबाद भी स्वतंत्र हुआ। लेकिन आजादी के समय हैदराबाद एक ऐसा देशी रियासत था जो भारत में मिलने के पक्ष में नहीं था, बल्कि जो हैदराबाद था ये पाकिस्तान के साथ मिलने के पक्ष में था। लेकिन गृह मंत्री सरदार पटेल के नेतृत्व में हैदराबाद को भारत में मिलाने को लेकर ऑपरेशन पोलो चलाया गया, या ऑपरेशन कैटरपिलर। ऑपरेशन पोलो कहिए, ऑपरेशन कैटरपिलर कहिए, दोनों एक ही बात है। ऑपरेशन पोलो या ऑपरेशन कैटरपिलर के तहत अब पढ़िए इसको, इसमें कुछ भी गलती नहीं है। इसमें जो है सिर्फ एक चिनकिलीज खां वाला गलत है, वर्ड मिस्टेक है, बाद बाकी सब सही है। पढ़िए इसको अब जल्दी।
पढ़ लिए है? अच्छा देख लेते हैं। पढ़े हो? पढ़े? चलिए आइए तो 1 मिनट में याद करते हैं इस सबको। हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने की? और हैदराबाद में जब निजामुल मुल्क ने स्वतंत्र शासन की स्थापना की उस समय मुगल बादशाह कौन थे? मोहम्मद शाह। निजामुल मुल्क का मूल नाम क्या है? किस वंश से थे ये? किस वंश से? और इसके बाद जो है जो सैयद बंधु है, सैयद बंधु का पतन किस मुगल बादशाह के समय? मोहम्मद शाह रंगीला। और सैयद बंधु के विनाश में मोहम्मद शाह रंगीला का साथ किसने दिया? किसने दिया था? निजामुल मुल्क ने दिया था। और इसके बाद जो है जो सुकरखेड़ा का युद्ध है वह कब हुआ है? सुकरखेड़ा का युद्ध कब हुआ? किसके किसके बीच हुआ? इसमें किसकी जीत हुई है? और इस युद्ध को जीतने के बाद जो है निजामुल मुल्क को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कौन सी उपाधि दी? आसफ जाह। आसफ कौन सी उपाधि दी? आसफ जाह की उपाधि प्रदान की। और इसके बाद जो है दक्कन का वायसराय नियुक्त किया था, हाँ या ना? हाँ। और इसके बाद हैदराबाद के निजामुल मुल्क का मराठों के साथ संघर्ष कब हुआ है? 1728 में। यह युद्ध किस नाम से जाना? और इस युद्ध में किसकी जीत हुई? इस युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत? मुंशी शिवगांव। और इस संधि के बाद ही हैदराबाद के निजाम ने मराठों को कौन सा कर देना स्वीकार किया? चौथौर सरदेशमुखी। और हैदराबाद के निजामुल मुल्क का निधन 1748 में हो गया। हैदराबाद के निजामुल मुल्क का निधन कब हुआ? निजामुल मुल्क का निधन कब हुआ? और सर्वप्रथम सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किया? कब किया? और आजादी के बाद किस ऑपरेशन के तहत हैदराबाद को जीत? ऑपरेशन पोलो या ऑपरेशन कैटरपिलर? ऑपरेशन पोलो या ऑपरेशन कैटरपिलर? हाँ, कौन पॉइंट बोले थे? चौथा। चौथा गाजीउद्दीन सिद्दीकी फिरोज जंग औरंगजेब की सेवा में कार्यरत थे। मतलब ये जो है हैदराबाद के निजामुल मुल्क का पूर्वज था जो औरंगजेब के सेवा में था। चौथा लाइन ये कह रहा है। पांचवा, सम्राट बनने के पश्चात फर्रुखसियर के समय में ही दक्कन को हरा दिया। नहीं, ये लाइन अस्पष्ट है, इसको काट दीजिए। पांचवा लाइन देखिएगा, हैदराबाद में सम्राट बनने के पश्चात फर्रुखसियर के समय ही दक्कन को हरा दिया, ये गलत लाइन है। सम्राट बनने के पश्चात फर्रुखसियर के समय में ही दक्कन को हरा दिया, ये गलत लाइन है, इसको काट दीजिएगा। हाँ, इसको काट दीजिएगा, ये लाइन को पूरा काट देना है, ठीक है। बाद बाकी कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? अच्छा, एक पॉइंट लिख लीजिए तो, आजादी के समय सबसे बड़ा देशी रियासत हैदराबाद, आजादी के समय सबसे बड़ा देशी रियासत हैदराबाद था। आजादी के समय सबसे बड़ा देशी रियासत हैदराबाद था। आजादी के समय सबसे बड़ा देशी रियासत हैदराबाद था। इसके बाद आगे लिखिएगा, सितंबर 1948 में ऑपरेशन कैटरपिलर या पोलो के तहत
1748 में ऑपरेशन कैटरपिलर या इसके बाद आगे लिखिएगा सितंबर 1948 में ऑपरेशन कैटरपिलर या पोलो के तहत 1748 में ऑपरेशन कैटरपिलर या सितंबर 1948 में सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो या ऑपरेशन कैटरपिलर के तहत 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 हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया। हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया। चलिए तो संस्थान का जो दूसरा सेंटर, इतना याद हो गया ना, याद करवा दिए हैं ना, याद करवा दिए। हाँ, संस्थान का जो दूसरा सेंटर है उसको आप लोग देखे? कौन कौन लोग नहीं देखे हैं? बहुत सारे लोग हैं जो नहीं देखे हैं। सुनिए, मुसल्लमपुर हाट देखे हैं? मुसल्लमपुर हाट देखे हैं, जहां पर सब्जी मिलता है? सब्जी मिलता है, मिलता है ना? हाँ, तो इधर वाला गेट नहीं, फर्स्ट गेट नहीं, सेकेंड गेट, उस साइड वाला गेट, उस साइड वाला गेट। मतलब मुसल्लमपुर हाट में 2 गेट है, 2 गेट है। इस बात से अवगत